Dear students, today we will start class 11 maths chapter number first sets exercise number 1.1। तो देखिए वैसे ये वर्ड आपने काफी जगह देखा है कि सेट्स काफी जगह सुना होगा। सेट है, इसका सेट है, कलेक्शन सेट। तो इस वर्ड के बारे में अपन पढ़ेंगे और मैथ्स में इसकी क्या डेफिनेशन है और इसका आगे बहुत यूज है। जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे आगे तो मैथ्स आपको सेट के बारे में पूरी नॉलेज होना जरूरी है। तो अपन यहाँ पे सेट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, केवल समझने वाली बात है। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सेट सेट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो एक वर्ड है यहाँ पे, वेल डिफाइंड कलेक्शन और ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। आप चाहे जितने भी हमारे आसपास जो भी थिंग्स हैं वो सारी ऑब्जेक्ट्स का वर्क कर सकती हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना कलेक्शन करना है। कलेक्शन में हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ड है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग ये होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफाई होना चाहिए। उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई अनदर ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा तो हम ये बता सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड है या नहीं। तो उस जो भी हमारे पास है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा जो वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन का मीनिंग मैं वापस बता रहा हूं कि उसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि वो उससे रिलेटेड है या नहीं। अगर रिलेटेड है तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, रिलेटेड नहीं है तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो हम उस ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कर सके कि वो उसमें इंक्लूड होगा या नहीं, तो वो वेल डिफाइन हो जाएगा। बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइन होने चाहिए। उसका हमें ये पता होना चाहिए कि वो उससे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बारे में हमें श्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा बात ये भी है कि हमें ही नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसके बारे में स्पष्ट रूप से ये कह सके कि इससे रिलेटेड होगा या नहीं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आवर सेट। चलिए अब मैं थोड़ा वेल डिफाइंड को और थोड़ा क्लियरिफिकेशन कर ले। जैसे मान लीजिए, देखो ये एक एग्जांपल है कि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो इंग्लिश अल्फाबेट स्टार्टिंग होती है ए टू जेड। अब इसके अंदर से वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर मान लीजिए मैं या कोई भी व्यक्ति या आप कोई भी अगर इसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट में से अगर वोवल्स का कलेक्शन करेगा तो वोवल्स का कलेक्शन ये हो जाएगा ए बी ई आई ओ एंड यू। दिस इज द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये वेल डिफाइंड है। मतलब आप इसके बारे में ये कह सकते हो कि ए वोवल है या नहीं। और इसके अलावा अगर एक मान लीजिए मैंने अल्फाबेट ले लिया बी, तो बी वोवल है या नहीं ये भी हम कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बी एक इंग्लिश अल्फाबेट है तो ये वोवल है या नहीं इसके बारे में भी हम स्पष्ट हैं। और ए ई आई ओ यू ये सब इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल हैं, इसके बारे में हम स्पष्ट हैं। तो इसका मतलब ये चीज वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड थिंग्स का इसको हटा देते हैं हम। ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को ही हम कहेंगे सेट। तो ये हमारा एक सेट बना सकते हैं। और ये जो अंदर है ये सब इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। हम इनको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। तो जो देखो फर्स्ट लाइन यहां लिखी ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट एंड मेंबर्स, कि सेट के मेंबर हैं, सेट के ऑब्जेक्ट हैं, सेट के एलिमेंट्स हैं। ये तीनों टर्म्स सेम टर्म्स ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। जब भी अपन देखो कई जगह हम सेट का ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, सेट के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, सेट के मेंबर्स भी बोल सकते हैं। तीनों एक ही बात है। ज्यादातर हम यहाँ पे सेट का एलिमेंट्स काम में लेंगे, लेकिन अगर ये वर्ड्स भी आते हैं तो इनका मतलब अलग नहीं है। ये वही चीजें हैं जो सेट्स के एलिमेंट्स है। चलिए इसके बाद में देखो हम ये बात करते हैं कलेक्शन हमारा हो गया। कलेक्शन होने के बाद में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे, लेकिन इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो देखो जितने भी सेट्स हैं तो सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड। कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से आप किसी भी सेट को डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरली हम ये काम में लेते हैं ए बी सी डी जो भी है कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं किसी भी सेट को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो आपने एक सेट पढ़ा होगा कैपिटल एन, जिसको हम नेचुरल नंबर्स का सेट कहते हैं। तो उसको हम कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो देखो कुछ ये होते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये सेट का नेम है जिसको अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और ये जो अंदर इसका जो कलेक्शन है, जो इसके एलिमेंट्स हैं,
ये सब हमारे पास इसके एलिमेंट से ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ये जो कलेक्शन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट मेंबर्स कंप्लीट है, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अच्छा, इसके बाद में कि एलिमेंट्स ऑफ सेट, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो सेट के जो एलिमेंट है वो जब भी अपने को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम हमेशा स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं उसको। तो ये भी आप ध्यान रखना कि सेट है उसका जो नेमिंग होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, और सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसका जब अपन को नेमिंग करना है तो अपन क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से ही करते हैं। ये हमारा सेट का डिनोटेशन हो गया। चलिए अब देखो सेट को और भी बता दें। जैसे मान लीजिए ये है, किसी भी सेट को लिखना है। अब नेचुरल नंबर के बाद में एक सेट और आता है होल नंबर का, कैपिटल डब्ल्यू से उसको डिनोट करते हैं। ये हम ब्रैकेट यूज करते हैं किसी भी सेट को दिखाने के लिए, और हर एलिमेंट के बाद में कोमा लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास हो गया 0, फिर कोमा 1, कोमा 2, कोमा 3 अप टू इनफाइनाइट। इस तरीके से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक नंबर मान लीजिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, वो अगर किसी सेट से रिलेट है या उस सेट से बिलोंग करता है तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। और अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर है उसका ऑब्जेक्ट है वो अगर उस सेट से बिलोंग नहीं करता है तो उस तरीके उसको किस तरीके से डिनोट किया जाएगा वो अपन बात यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इफ ए, देखो स्मॉल ए एक एलिमेंट है, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि स्मॉल ए है ये एलिमेंट है सेट ए का, तब हम इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट ए। ये ध्यान रखना, अगर कोई एलिमेंट ए सेट ए में है या उसका एक एलिमेंट है तो उसको कहा जाता है ए बिलोंग्स टू ए। अब देखो बार बार हम ये बिलोंग्स टू जो है ना फ्रेजल वर्ब है, इसकी जगह हम एक सिंबल यूज करते हैं। वो सिंबल हमारे पास होता है एप्सिलॉन। ये ध्यान रखना, इस तरीके से ई को लिखा जाता है। ये एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है, और इसका नाम होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का यूज किया जाता है इस बिलोंग्स टू की जगह। तो देखो जब ए आपके पास सेट ए से का एलिमेंट है, उसे बिलोंग कर रहा है, तो उसको लिखा किस तरीके से जाता है, ए बिलोंग्स टू ए। दिस इज इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज, कि मैथ्स की लैंग्वेज में अगर कोई स्मॉल ए है वो सेट ए का एलिमेंट है तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा ए बिलोंग्स टू ए। अब इसका नेक्स्ट वर्जन ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक एलिमेंट बी है, तो बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये ध्यान रखना, नॉट एन एलिमेंट मतलब कि एक बी है, स्मॉल बी एक ऑब्जेक्ट है या एक एलिमेंट है, वो बी का ए का एलिमेंट नहीं है, तब उसको किस तरीके से डिनोट किया जाएगा। तो देखो उसको इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, बी इज नॉट बिलोंग टू ए। बस बिलोंग्स टू में यूं एप्सिलॉन लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू में इस तरीके से लिखा जाएगा। नॉट बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं या डज नॉट बिलोंग्स टू भी कहा जाता है। तो देखो दो साइन है हमारे पास, एप्सिलॉन का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, एंड एप्सिलॉन को इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं तो ये बन जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन उसमें बिलोंग करेगा कौन बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग करेगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखो यहां आ जाइए, इसी को थोड़ा और समझते हैं। मुझे पता करना है कि क्या 3 इस n का एलिमेंट है या नहीं, और आपको दो साइन दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ पे एप्रोप्रिएट साइन यूज करने हैं कि 3 इस n का एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा, एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 n में बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि 3 बिलोंग्स टू n। इसका मतलब 3 किसमें है, n का एक एलिमेंट है। इसी के अंदर अगर मान लीजिए मैं 0 को n से लेता हूं, अब आप देखेंगे कि 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं होता है, इसका मीनिंग 0 डज नॉट बिलोंग टू n। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास ये वाला सेंटेंस। ठीक है, अब मैं वापस इन चीजों को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। देखो सेट क्या होता है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है लेकिन वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मीनिंग ये है कि कोई भी व्यक्ति
चाहे मैं हूं, आप हो, या कोई भी थर्ड पर्सन हो, अगर उसको उस कलेक्शन के बारे में पूछा जाए या किसी उसके एक ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए, तो वो ये क्लासिफिकेशन कर सके कि वो उस सेट में आएगा या नहीं आएगा, वो उस रिलेशन से रिलेटेड है या नहीं है। इसका हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखो, जैसे बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के बॉयज का आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो बॉयज का सबका नेम आ जाएगा। लेकिन अब आप देखिए कि एक स्कूल के अंदर आपकी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज बिल्कुल फिक्स है, फाइनाइट है। अगर आपसे अपर क्लास का कोई भी टीचर है या फिर कोई भी स्टूडेंट है, उसको ये कहा जाए कि आप उस क्लास का जाके लिस्ट बनाइए, तो भी वो वही लिस्ट बना के लाएगा। अगर मान लीजिए क्लास 10th या क्लास 9th वाले किसी स्टूडेंट को कहा जाए कि आप इस क्लास नंबर 11th के बॉयज की लिस्ट बना के लाइए आपकी स्कूल के, तो वो भी वही लिस्ट बना के लाएगा। तो इसके अंदर जो बॉयज का जो योर क्लास के बॉयज के जो सेट है वो क्या फाइनाइट है, बिल्कुल फिक्स है। तो किसी भी बच्चे को अगर अपन चूज करेंगे तो हम ये बता सकते हैं वो उससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो कलेक्शन होगा वो भी क्या होगा, हमारा एक सेट होगा। एक और इसका एग्जांपल देख लीजिए, टॉप 5 सिंगर्स इन इंडिया। देखो, वैसे तो क्या होता है, सिंगर्स की रेट रैंकिंग होती है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि सिंगर्स की रैंकिंग भी हो जाएगी, अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग टॉप 5 सिंगर्स आपको अलग मिलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 5 सिंगर्स अलग हैं, आपके अकॉर्डिंग 5 सिंगर्स अलग हैं। और भी अगर मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन से पूछा जाए, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा, तो टॉप 5 सिंगर्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो अलग है, वो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास। और जब कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होगा तो कभी भी हम टॉप 5 सिंगर्स यूनिक नहीं आएंगे। अब आज के टॉप 5 सिंगर्स आगे के 1 साल बाद के टॉप 5 सिंगर्स चेंज हो जाएंगे। तो यही बात है कि यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, अतः जब भी जो भी पर्सन के अकॉर्डिंग ये डेटा आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए दिस इज नॉट ए सेट, क्योंकि इसके जो एलिमेंट होंगे वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे, वो डिपेंड करेंगे पर्सन के ऊपर जो उसका कलेक्शन कर रहा है। अब जैसे इसी को थोड़ा समझिए, जैसे यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सेम आएगा, जैसे मान लीजिए कि आज मैंने इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल को चूज किया, आज से 10 साल बाद में कोई भी व्यक्ति चूज करेगा तो वो ये 5 ही मिलेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। आगे आप आ जाइए, टॉप 3 प्लेसेस ऑफ वर्ड, ये भी आपके पास देखो टॉप 3 प्लेसेस यानी वर्ड के अंदर बहुत सारे अच्छे प्लेसेस है, लेकिन ये डिपेंड करेगा पर्सन के ऊपर। आपको कौन सा पसंद है, मुझे कौन सा पसंद है, थर्ड पर्सन कौन सा पसंद है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो दिस इज नॉट ए सेट, ये दोनों क्या नहीं है आपके पास सेट की श्रेणी में नहीं आएंगे। आगे नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। अब आपको एक कलेक्शन मिल गया कुछ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 1 2 3 एंड 4। दीज आर द नेचुरल नंबर लेस देन 5। चाहे मैं करूं चाहे आप करो, थर्ड पर्सन करेगा, नेचुरल नंबर जो लेस देन 5 होंगे वो हमेशा 1 2 3 4 ही होंगे। एक और एग्जांपल मान लीजिए हमने ये ले लिया कि नेम ऑफ मंथ्स। अब देखो, मंथ के नेम आपको लेने हैं। अब मंथ के नेम फिक्स है, 12 होते हैं, चाहे मैं लूं आप लो, थर्ड पर्सन लो, कोई भी लो, लेकिन मंथ के जो नेम होते हैं फिक्स होते हैं। तो ये भी इसका जो कलेक्शन होगा वो भी क्या होगा, आपके पास एक सेट होगा। इसके बाद हम कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर्स, ये सब सेम टर्म्स होती हैं। किसी सेट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। अगर कोई एलिमेंट ए है, वो ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए में है, तो उसको हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। और अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट बी है, वो ए में नहीं है, तो उसको लिखेंगे बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए या डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से हम किसी सेट के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, कौन सेट होगा कौन सेट नहीं होगा, और ये पता कर सकते हैं कौन उसका एलिमेंट है कौन उसका एलिमेंट नहीं है। अब बच्चों, इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो इस पे बेस्ड है, अपन उसको करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड जो हमारे पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, काफी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैंने कुछ मेन क्वेश्चंस इसमें से लिए हैं, तो वो देखिए यहाँ पर। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर। ये देखो अभी अपन ने किया था, मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो देखो, मंथ्स ऑफ ईयर का जो कलेक्शन होगा वो 12 मंथ का होता है, लेकिन बिगिनिंग विद जे अपने को निकालना है। तो बिगिनिंग विद जे को सबसे पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। देखो, निकाल लेते हैं बिगिनिंग विद जे। जनवरी है, जून है एंड जुलाई। These are the 3 months of year beginning with
लेटर जी। अब आप ये बताइए क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं। देखो ये पूरे तरीके से वेल डिफाइंड है। अगर आपको ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो आप भी ये 3 ही मंथ निकालेंगे, मैं भी वो 3 मंथ निकालूंगा, ये थर्ड पर्सन को देंगे तो भी वो ये 3 मंथ ही आपको कलेक्ट करके देगा। देन दिस इज अ सेट, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड है। सेकंड हम देखें द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास, तो क्राइटेरिया नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है तो क्राइटेरिया नहीं है तो आप मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग, पढ़ने वाले अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेंगे। देन दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, इसको जज करने के लिए, पता करने के लिए या कलेक्शन करने के लिए हमारे पास कोई डेफिनेट या फाइनाइट क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया नहीं है तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे तो ये क्या नहीं होगा, हमारे पास एक सेट नहीं होगा। थर्ड है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको क्या है, वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेटर्स की क्या बनाना है, कलेक्शन लेना है। तो देखो सॉरी 11 क्रिकेट बेस्टमैन का क्या निकालना है, आपको कलेक्शन लेना है। तो देखो ये भी आपके पास चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग, जैसी मान लीजिए कि जिसको तेज बल्लेबाजी करने वाले पसंद है तो वो उनको चूज करेंगे, जिसको धीरे बल्लेबाजी करने वाले पसंद है वो उनको चूज करेंगे, मान लीजिए कोई कंसिस्टेंस है वो उनको चूज करेंगे। तो ये डेटा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चेंज हो जाता है पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर डेटा चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, एक सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो वेल डिफाइन नहीं होंगे। आप उसके बारे में, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे विराट कोहली ले लिया, तो विराट कोहली को अगर आपने ले लिया है तो विराट कोहली मोस्ट ऑफ द पर्सन के लिए ये वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होगा, लेकिन कुछ एक पर्सन ऐसे होंगे जिनके लिए नहीं होगा। तो इसको अपन क्या नहीं कह सकते, वेल डिफाइन नहीं कह सकते। वेल डिफाइन है, दिस इज नॉट ए सेट। एक और है कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। ये भी अपन ने किया था कि भाई आपके क्लास के जो बॉयज है वो बिल्कुल फाइनाइट है, फिक्स है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपके पास एक सेट होगा। ये भी क्या है, फाइनाइट है, इसलिए वेल डिफाइन है। चलो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेट के बारे में पता चले कौन से आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट होगा या नहीं होगा, ये आसानी से आप पता कर सकते हैं। जो वेल डिफाइंड है, फाइनाइट है, जो एकदम बिल्कुल फिक्स है, तो वो सेट होंगे, और जो फिक्स नहीं है, चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो वो हमारे पास क्या नहीं होंगे, सेट नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो हमने किया था बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू वाला, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक सेट ए दिया हुआ है, इसके अंदर ये एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट है। इंसर्ट करना है आपको सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। जो एलिमेंट इससे है वो बिलोंग कर जाएगा, और जो नहीं है वो डज नॉट बिलोंग टू। तो देखो 5 और ए में रिलेशन आपको ये लगाना है। चलिए स्टार्ट कर दें। 5 इसमें है, इसका मतलब आप लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 8 के बारे में देखो, यहां तक 6 तक है, 8 नहीं है, देन डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब बात करेंगे 10 की, 10 इसमें नहीं है, देन डज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। इसका मैं एक और देखो एग्जांपल आपको दे दूं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 0 और n में रिलेशन निकालना है, ये दिया आपके रिलेशन। अब यहां तो क्या है, एक थोड़ा डिफाइन था, आपको पता चला था, लेकिन इस n के बारे में आप जानते हो, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप नेचुरल नंबर का सेट है तो आप यहां से डिसाइड कर लीजिए कि 0 नेचुरल नंबर का सेट में आता है या नहीं आता। आपको पता है कि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसका मतलब हम यहां लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे हाफ बिलोंग्स टू n और नॉट। अब आपको ये पता है कि स्टार्टिंग में 1 से होती है, 1 के बाद में सीधा 2 आता है, 3 आता है, हाफ तो आता नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू n। और एग्जांपल लीजिए 3.5 एंड w, होल नंबर है या नहीं, 3.5 इज नॉट अ होल नंबर, देन दिस इज आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये वो वाले सेट बताने जा रहा हूं मैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ये तो वो सेट था ए के अंदर जो भी हो सकता है उसने लिख दिया, उसके बारे में हमने इसको क्लासिफिकेशन कर लिया। लेकिन कई चीजें ऐसी भी होती है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा हमारे पास काम आएगी जब अपन रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे। अब मान लीजिए किसी ने ये कह दिया कि √2 और r लिख दिया। अब रियल नंबर जानते हो, रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं हमारे पास, रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। अब देखो √2 इज ए इरेशनल नंबर और ये रियल नंबर होगा, देन √2 बिलोंग्स टू r। इस तरीके से हमें ये चीज ध्यान रखें। ये थोड़ा इसका एक्स्ट्रा जो अपर जो आपके पास वो है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इन चीजों को आप आसानी से करते हो, ये चीजें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अब आप दिमाग ये लगाना कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं या नहीं आते, यहाँ से पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि माइनस का 1.5 होल नंबर में आएगा या नहीं आएगा,
देखो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव तक चलते हैं, नेगेटिव कभी नहीं आता। मान लीजिए कि माइनस का 3.5 है, वो इंटीजर है या नहीं, आई या जेड से डिनोट करते हैं। जनरली देखो इसको मैथ्स में जेड से डिनोट करते हैं, तो चलिए जेड में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो आप लिखेंगे माइनस का 3.5 इज नॉट बिलोंग्स टू जेड, बिकॉज 3.5 है, -3 होता तो जेड में होता, लेकिन 3.5 इज नॉट है इंटीजर। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट किसमें है या किसमें नहीं है। ओके, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके अंदर हमें को ये पढ़ना है कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, मतलब सेट को कितने मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सेट को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं जो हमारे पास हैं, एक तो इसकी रोस्टर फॉर्म है और एक इसकी है सेट बिल्डिंग फॉर्म। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम देयर आर द टू मेथड रिप्रेजेंटिंग ए सेट, मतलब एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास रोस्टर, उसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, जनरली इसको रोस्टर ही यूज किया जाता है, रोस्टर फॉर्म। तो देखो अभी हमने जो लिखा था, जैसे नेचुरल नंबर जो इसमें लिखे हुए आए थे, अपने वोवल्स का जो अपने सेट बनाया था वो उसका रोस्टर रूप ही था। तो रोस्टर में क्या होता है, देखिए in roster form all elements of a set are listed, मतलब एक लिस्ट के रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको वोवल्स को कलेक्शन किया, तो कलेक्शन करने के बाद में ये लिस्ट बन गई इनकी, और इस लिस्टों को क्या करते हैं, कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे ए फिर कॉमा फिर ई फिर कॉमा फिर आई फिर कॉमा फिर ओ फिर कॉमा फिर यू, ऐसे जितने आपके पास नंबर्स आते जाएंगे हम इसे कॉमा लगा के सेपरेट करते जाएंगे और इसको इस बीच वाले ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये जो फॉर्म है लिखने की उसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जनरली ज्यादातर सेट हमें रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब कलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, तो हम बार बार उनको लिखने से बचते हैं, और लिखने से बचने के लिए अपन उनको क्या करते हैं, तो शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट कर देते हैं इन लैंग्वेज, अगर अपन उसको लिखेंगे किसी एक ही एलिमेंट से उसको डिनोट करेंगे तो अपन यूज करेंगे उसकी सेट बिल्डिंग फॉर्म। तो देखो रोस्टर रूप समझ में आ गया, जहां पे उसके एलिमेंट लिस्टेड होते हैं, हर एलिमेंट उस सेट के अंदर इस पे